अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्निंग विद जीनियस। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर वेव की करेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि वेव की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक है, और कुछ एनिमेशंस के थ्रू से हम समझा भी था, और कुछ डायग्राम्स के थ्रू भी हमने उसे देखा था। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आपस में किस तरीके से है, वो भी मैंने तमाम चीज़ें आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, तो हो सकता है कि इस लेक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आपको हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो वहां से जाकर आप प्रीवियस तमाम लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो हमारे पास जो वेव की प्रॉपर्टीज है ना, एक हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन, और एक हमारे पास होती है रिफ्रैक्शन, और एक हमारे पास होती है डायफ्रैक्शन। तो जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, सबसे इसको डेफिनेशन पे और कंप्लीट डिटेल में जाने से पहले आप ये जो वर्ड दिया हुआ है ना रिफ्लेक्शन, आप सबसे पहले इस वर्ड को समझें कि ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, और ये रिफ्लेक्शन असल में रिफ्लेक्शन होती क्या है। देखें, रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके पास एक बॉल है, अगर आप बॉल को किसी सामने दीवार के ऊपर मारते हैं, जब आप बॉल को सामने दीवार के ऊपर मारेंगे तो वो बॉल दीवार से टकराने के बाद दोबारा कहां पर आएगी? आपके पास आएगी। जब आपने बॉल दीवार पे मारी तो वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपके पास आई। तो वो तमाम चीजें जो किसी चीज से टकरा कर दोबारा आपके पास आए, तो इसे हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास दोबारा से आ रही है। जैसे कि बॉल की एग्जांपल है, आप जितनी स्पीड से मारेंगे उतनी ही स्पीड से बॉल रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्ट का। अब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं कि वेव में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा देखिए, वेव में रिफ्लेक्शन देखने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझें कि ये कुछ वेव्स हैं जो इस तरफ राइट साइड के ऊपर ट्रेवल कर रही हैं। अच्छा अब देखिए, इस वेव के आगे हमने एक स्ट्रेट बैरियर लगा दिया है। ये जैसे कि बॉल है, तो बॉल के लिए बैरियर क्या होगा? वॉल होगी जो सामने है। तो यहां पर वेव के लिए हमने कोई भी एक सॉलिड सा बैरियर, स्ट्रेट बैरियर लगा दिया। अब देखिए, वेव यहां पर आके टकराई और रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ चली गई। देखिए, वेव यहां से इंसिडेंट वेव, जो आपके पास वेव टकराने के लिए आ रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट वेव। तो ये वेव आके बैरियर से टकराई, और देखिए यहाँ पे इसने क्या बनाया? कोई ना कोई बैरियर के साथ उसने एंगल बनाया होगा। अब वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, नीचे की तरफ चली गई। तो जो वेव नीचे गई उसे हम कौन सी वेव कहते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव। जो वेव आपकी रिफ्लेक्ट हो चुकी है वो भी कोई ना कोई बैरियर के साथ एंगल बना रही है। अच्छा अब यहां पर आप देखें, जब वेव यहां पर आ रही थी तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि यहां पे मीडियम था एयर मीडियम था, ठीक है। तो वेव एयर से ट्रेवल करते हुए सामने बैरियर से टकराई और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा उसी मीडियम में आ गई। यहां भी मीडियम क्या होगा? एयर ही होगा आपके पास। देखिए, वेव यहां से बैरियर के साथ टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई। रिफ्लेक्ट करने के बाद वो दोबारा से उसी मीडियम के अंदर ही है जिस मीडियम से वो आ रही थी। मतलब यहाँ पे उसका मीडियम हमने चेंज किया कि कोई सॉलिड बैरियर यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया जिससे वो टकरा कर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो दोबारा उसी सेम मीडियम में जा रही है जहां से वो ट्रेवल करते हुए आई थी। तो यही तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हैं। अब इसकी देखें डेफिनेशन को आप समझे, क्या लिखा हुआ है कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव। बाउंसिंग बैक का मतलब है कि वेव अगर सामने टकराती है तो दोबारा बाउंस बैक करके स्ट्रेट आ जाए या किसी और डायरेक्शन के अंदर वो मूव कर जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है कि बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इन सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। देखिए क्या कह रहा है कि वेव जो है ना सेम मीडियम में ट्रेवल करते हुए जा रही है, और जब वो किसी चीज से सामने टकराएगी तो दोबारा वो उसी सेम मीडियम के अंदर ही आ जाएगी। तो वेव की इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और ये सारा आपके पास वेव के अंदर है, तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। देखिए एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि वेव का एक मीडियम में जाना
और किसी दूसरे मीडियम से टकरा कर या स्ट्राइक करके दोबारा उसी सेम मीडियम के अंदर आ जाना, ये आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। देखिए एयर से ट्रेवल कर रही थी, टकराने के बाद दोबारा वो किसके अंदर आ गई? एयर में आ गई। अगर इसका एंगल कुछ और होता, मतलब इस तरह जाके टकरा रही होती, किसी स्ट्रेट बैरियर से टकराती, इस तरह वेव इस तरह आके स्ट्रेट बैरियर से टकराती, यहाँ पे देखें हमने इस तरह रखा हुआ बैरियर को, अगर इस तरह स्ट्रेट रखते तो वो यूं आके टकराती और दोबारा इसी तरह बाउंस बैक हो जाती। तो वो एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल से जाकर वेव टकरा रही है। अच्छा अब देखें ये वाला जो एंगल बन रहा है ना वेव का, जहां से वेव ट्रेवल कर रही है अब टकराएगी, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और जहां से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ चली गई, वहां पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहां पे मैंने क्यों लिखा कि देखिए जो एंगल इंसिडेंट वेव का बन रहा है, जो बैरियर से टकराएगी, वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का भी होता है, वही सेम एंगल आपका वेव के टकराने के बाद भी होता है। देखें वेव जहां पर टकराई बैरियर के साथ, जो एंगल इसका इंसिडेंट वेव्स का था, टकराते वक्त जो एंगल था, रिफ्लेक्ट करने के बाद भी वही एंगल आपका बनेगा। तो यहां पर ये है एक ये बात आपने याद रखनी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जिस एंगल से वेव टकराएगी वो जो एंगल बन रहा है और जहां से वो रिफ्लेक्ट करेगी वो एंगल आपके दोनों सेम रहते हैं। अच्छा देखिए आपके पास एक एनिमेशन डायग्राम यहाँ पे शो हो रही होगी। देखिए यहां से वेव ट्रेवल करते हुए जा रही है, लेकिन जब आगे उसको कोई बैरियर मिला या कोई चीज मिली तो उससे टकराने के बाद वेव देखें दोबारा क्या हो रही है? बाउंस बैक हो रही है। तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो एनिमेशन के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि वेव गई किसी एक, देखें डार्क स्पॉट आपको नजर आ रहा होगा, उससे टकरा कर दोबारा से क्या आ गई? बाउंस बैक हो गई, दोबारा से रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अच्छा फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। और सेकंड नंबर पे हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अच्छा देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ वेव को भी समझने से पहले ना आप रिफ्रैक्शन को समझें कि रिफ्रैक्शन होता क्या। रिफ्रैक्शन एक वेव की ऐसी प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जिसके अंदर वेव अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, कि इस डायरेक्शन में अगर वेव जा रही है तो आगे जाके उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब देखें किस तरीके से, बिल्कुल पहले डायग्राम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद उसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए एक वेव ट्रेवल कर रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने इस मीडियम के अंदर डीप वाटर रखा हुआ है, ठीक है, मतलब गहरा पानी, और यहाँ पर हमने शेलो वाटर रखा हुआ है। शेलो वाटर का मतलब कि जहां पर पानी की गहराई कम हो। तो हमने दो टाइप के वाटर लिए हुए, एक डीप वाटर और आगे जाके वही पानी शेलो वाटर, मतलब कि उसकी गहराई क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देखिए यहाँ पर वेव क्या कर रही है? डीप वाटर में ट्रेवल जब कर रही थी और जब उसके पास शेलो वाटर आ गया, मतलब आप यूं समझ लें कि मीडियम आपने चेंज कर दिया। वैसे मीडियम तो चेंज आपने नहीं किया, ये डीप वाटर मीडियम है, ये शेलो वाटर मीडियम है। पहले आपके पास यहाँ पर डीप वाटर मीडियम था तो वेव इस तरह मूव करते हुए आ रही थी। जब वो वाटर की गहराई कम हो गई तो वेव ने अपनी डायरेक्शन को क्या किया? चेंज कर दिया, मतलब वेव रिफ्रैक्ट हो गई। कि वेव पहले यू मूव कर रही थी डीप वाटर में, जब उसके आगे आपने बैरियर लगाकर या ऐसी कोई सिस्टम करके आपने उस पानी की गहराई को कम कर दिया, अब देखिए वेव ने वहां से अपनी डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इस तरह की वेव की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। जहां पर वेव मूव करते हुए किसी दूसरे मीडियम में जाए, या जैसे कि पानी है, पानी की गहराई कम हो गई और वहां पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दे, डायरेक्शन चेंज होगी जो वेव की, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाती है। देखिए आपके पास एक एनिमेशन वीडियो चल रही होगी, आप उसके अंदर देखें वेव क्या कर रही है? पहले डीप वाटर है तो वेव मूव करते हुए जा रही है, जब आगे शेलो वाटर आ गया
तो वेव ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया नीचे की तरफ, अब वेव डायरेक्शन चेंज करते हुए मूव कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डीप वाटर के अंदर जो वेव की स्पीड होगी ना, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। डीप वाटर के अंदर वेव की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए वेव को मूव करने का जो है ना रास्ता खुला मिला हुआ है। डीप वाटर है, गहरा पानी है, कोई रुकावट नहीं है, तो वेव बिल्कुल तेजी से इसके अंदर मूव करेगी डीप वाटर के अंदर। अब जहां पर शेलो वाटर आ गया, जहां पर पानी की गहराई कम हो गई, वहां पे वेव की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपने फ्रिक्शन पैदा कर दी, मतलब आपने पानी को कम कर दिया, वेव को आप क्या कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं एक तरह से। तो वहां पर वेव की स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर टू डीप वाटर। डीप वाटर के अंदर वेव की स्पीड ज्यादा होती है। अच्छा, अब हम यहां पर आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। लिखा हुआ है कि व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर, जब वेव मूव करते हुए डीप वाटर के रीजन से एंटर हो जाती है, कहां पर, टू अ रीजन ऑफ शेलो वाटर, कम गहराई वाले पानी में, एट एंगल, किसी भी एक एंगल बन रहा होगा। अब यहां से ये जा रही है, इसका एंगल कुछ और होगा, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो एंगल कुछ और होगा। टू अ रीजन ऑफ शेलो वाटर एट एन एंगल द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन, जब वेव डीप वाटर से शेलो वाटर के अंदर जाएगी तो उस वेव की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो चेंज होने को हम क्या कहते हैं कि वेव रिफ्लेक्ट कर गई, और उस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव है। देखिए, अब आपके सामने एक डायग्राम और चल रही होगी, तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। देखिए, ये डायग्राम क्या है आपके पास, एक आपके पास रिपल टैंक के जरिए इस डायग्राम को समझाने की कोशिश की, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ही है। देखिए, एक आपके पास इन्होंने क्या लिया हुआ है, रिपल टैंक लिया हुआ है। अब देखिए, जहां पर रिपल टैंक की गहराई ज्यादा है, जहां पर लिखा हुआ है ना कि सेक्शन ऑफ अ रिपल टैंक, वहां पर जो पानी है उसकी गहराई ज्यादा है। अब इन्होंने आगे क्या किया, आगे आपको ब्लैक ब्लैक सा बॉक्स नजर आ रहा होगा, अ ग्लास प्लेट ऑफ डिक्रीज डेप्थ एंड इंक्रीज फ्रैक्शन, के उस पानी के अंदर उन्होंने एक गिलास जो है ना, या कोई भी एक ईंट या पत्थर इस टाइप पे कुछ रख दिया, ताकि वहां पानी की गहराई क्या हो जाए, कम हो जाए। देखिए, जहां पर लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ अ रिपल टैंक, वहां पर पानी की जो गहराई है वो ज्यादा है। जहां पर ब्लैक डॉट बना हुआ है, तो वहां पानी के अंदर कोई भी इस टाइप का मटेरियल रख दिया जिससे पानी की गहराई क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखें, जहां पर पानी की गहराई ज्यादा है ना, वहां पर आपको वेव लेंथ जो है वो ज्यादा दिख रही होगी। वेव की वेव लेंथ तो आपको पता है ना कि दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान का फासला क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है। अब देखिए, जहां पर पानी की गहराई ज्यादा है वहां पर आपको वेव लेंथ ज्यादा बनते हुए दिखाई दे रही है, और वहां पर जो वेव की स्पीड है वो भी ज्यादा होगी। अब जहां पर उन्होंने एक फ्रैक्शन पैदा करने के, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को रोकना है, ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचे, उसे रोके। तो जहां पर इन्होंने पानी की गहराई कम करने के लिए कोई ईंट या ऐसा मटेरियल रखा हुआ है, वहां पर वेव लेंथ जो है उसकी इंक्रीज हो गई, क्योंकि वेव भी वहां पर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। क्योंकि देखिए, जब पानी था, गहरा पानी था, वहां पे वेव को मूव करने का जो है खुला रास्ता मिला हुआ था, तो इस वजह से वेव क्या कर रही थी, स्पीड में मूव कर रही थी। अब आगे उन्होंने कोई चीज रख के पानी की गहराई को कम किया, तो वहां पर वेव क्या होगी, स्लो डाउन हो जाएगी। जब वेव स्लो होगी, स्लो मूव करेगी, तो उसकी वेव लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन्होंने पत्थर रखकर क्या किया, फ्रैक्शन को इंक्रीज कर दिया, और जो उसकी स्पीड थी उसको डिक्रीज कर दिया। अच्छा, तो लास्ट हमारे पास वेव की प्रॉपर्टी है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। अच्छा, देखें, इस पर भी डेफिनेशन पे जाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक आपने ऑब्स्टिकल रखा। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है कि कोई रुकावट, आपने यहां से वेव्स आ रही हैं, ठीक है, यहां से वेव्स ट्रेवल करते हुए इस तरह जा रही है, ठीक है, वेव यहां से ट्रेवल करते हुए राइट साइड पे जा रही है। अब देखें, वेव के आगे आपने क्या रख दिया, एक ऑब्स्टिकल रख दिया, कोई रुकावट पैदा कर दी। अब देखिए, जो रुकावट आपने पैदा की है ना, उसके यहाँ पे देखिए आपने कोई होल कर दिया। क्या है, एक होल आपने कर दिया,
कि बाकी जगह से तो वेव पास नहीं होगी, जहां पे आपने होल किया हुआ है सिर्फ वहीं से क्या होगी, वेव पास होगी। अब देखें, जब वेव यहां से पास होगी ना, तो ये होल की एजिस है, मतलब इन एजिस से, इनकी किनारियों से टकराते हुए वेव जब यहां से पास होगी तो वेव इस तरह सर्कुलर शेप के अंदर पास होती हुई चली जाएंगी। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना। तो यहां पर हम देख रहे हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। तो यहां पर वेव क्या कर रही है, एक होल से पास होते हुए गुजर रही है और इस तरह सर्कुलर शेप के अंदर क्या है, स्प्रेड आउट होती हुई जा रही है, फैलती हुई चली जा रही है। तो आपको एक एनिमेशन डायग्राम दिख रही होगी, देखें यहां पर वेव पास करते हुए आ रही है और बीच में एक क्या है, होल है। जब उस होल से वेव टकराई तो उनकी किनारियों से टकराने के बाद उस होल से अब वेव सर्कुलर शेप के अंदर फैलती हुई चली जा रही है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि वेव फैल रही है। तो इस पूरे कंप्लीट फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास डायफ्रैक्शन ऑफ वेव है, वेव का फैलना। अच्छा, आप देखें एनिमेशन में आप देख रहे होंगे, वेव एक होल से, स्मॉल होल से पास हो रही है तो वेव सर्कुलर शेप के अंदर फैलती चली जा रही है। अब जब हम इस होल को बड़ा कर देंगे, इस डायग्राम के ऊपर आप देखें, जब हमने यहाँ पे होल को बड़ा कर दिया, यहाँ छोटा होल था तो वेव सर्कुलर शेप के अंदर पास हो रही थी। अब हमने होल को यहाँ बड़ा कर दिया, जब हम होल बड़ा कर देंगे, यहाँ भी देखें वेव यहाँ से मूव कर रही है इस तरह, और बीच में आपने एक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, कोई रुकावट, लेकिन अब वो जो रुकावट है उसका यहाँ पे क्या है, होल बड़ा है। तो जब यहां से होल से वेव पास होगी तो वेव अब सर्कुलर शेप में नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहां पर वेव को जो है ना मूव करने का रास्ता कम मिल रहा था। तो इस वजह से वेव जो है सर्कुलर पाथ के अंदर या सर्कुलर शेप के अंदर मूव कर रही थी। अब देखिए यहां पर वेव इजीली गुजर सकती है, तो यहां पर वेव अब सर्कुलर पाथ में नहीं गुजरेगी। अब वेव की जो है वो सर्कुलर शेप जो है कम हो जाएगी। अब इस तरह की शेप के अंदर वेव क्या कर रही होगी, पास हो रही होगी। देखिए इसकी बेस्ट एग्जांपल, आपके पास एक घर में पाइप है, जब पाइप के अंदर छोटा सुराख होता है तो जो पानी है वो बहुत ही प्रेशर के साथ निकलता है। जिस तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर स्मॉल होल है तो यहाँ पर वेव क्या कर रही है, स्पीड्स के साथ मूव कर रही है और सर्कुलर शेप के अंदर मूव कर रही है। जब आप उसी पाइप के अंदर होल को बड़ा कर दें, बड़ा होल होगा तो पानी एकदम प्रेशर से नहीं निकलेगा, जिस तरह नॉर्मल निकलता रहता है उस तरीके से पानी क्या करेगा, निकलेगा। तो वेव का क्या है, फैलना आपके पास क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहलाता है। अच्छा देखिए, अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे पास वेव जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे, तो ये आपके पास क्या वेव है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या है, ये वेव लेंथ है। अब देखें, अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी भी होल से वेव पास हो और वो वेव जो है वो सर्कुलर शेप के अंदर से, उसकी जो शेप है वो सर्कुलर बने, तो जितनी इस वेव की वेव लेंथ है तो उतना ही आपने होल रखना है। जितनी इस वेव की वेव लेंथ होगी, क्या होगी, जितनी इस वेव की वेव लेंथ होगी उतना ही अगर आप होल रखेंगे ना तो उस होल से वेव सर्कुलर पाथ के अंदर ही निकलेगी। अगर उसकी वेव लेंथ से होल बड़ा है तो वो एक सिंपल जिस तरह वेव पास होती है उसी तरीके से वेव आपकी क्या होगी, पास होगी। तो अब यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स, मतलब कि वेव का फैलना नियर एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन। मतलब कि किसी भी एक करीब ऑब्स्टिकल आपने रखा हुआ है और उसके बीच में आपने क्या किया हुआ, होल किया हुआ है। जब होल छोटा होगा तो वेव आपके पास सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी, और अगर होल बड़ा है तो वो नॉर्मल जिस तरह शेप आपको नजर आ रही है उस शेप के अंदर वेव क्या करेगी, मूव करेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि वेव जो है वो क्या करे कि सर्कुलर पाथ के अंदर ही मूव करे, या जब वेव निकले तो वो सर्कुलर पाथ की शेप में ही स्प्रेड आउट हो, फैले, तो आपने क्या करना है, जितनी उस वेव की वेव लेंथ होगी उतना ही आपने होल रखना है। तो आप बुक में भी उसकी डिटेल पढ़ना, तो यही बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको वेव की 3 प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले रिफ्लेक्शन था, तो ओवरव्यू दे रहा हूं कि रिफ्लेक्शन में हमारे पास ये हो रहा था कि वेव टकराकर उसी मीडियम में आ रही थी वापस, और रिफ्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा था, वेव अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही थी जब उसका मीडियम चेंज हो, या फिर गहरे पानी से वो
शेलो वाटर में जा रही है, गहराई कम है, वहां उसकी वेव और उसकी स्पीड भी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और डायफ्रैक्शन ऑफ वेव में क्या है कि किसी भी होल से अगर वेव पास होगी तो वेव क्या करेगी, फैलेगी सर्कुलर पाथ के अंदर या सर्कुलर वे के अंदर, वो क्या करेगी, फैलती चली जाएगी और मूव करती जाएगी। अगर स्मॉल होल है, अगर बड़ा होल है तो वो नॉर्मल इस शेप के अंदर, अब सर्कुलर नहीं होगी, अब वो नॉर्मल वे के अंदर वहां से गुजरेगी। तो उम्मीद है कि ये तीन प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी।